नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो भी टेस्ट सीरीज है यह एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे मटेरियल आप लोग को मिल रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 15 आप लोग के सामने है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। जिनको भी बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए, जिनको भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है क्लास 6 से लेकर 12 तक का, पूरा टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जूनियर के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, जो भी, तो वह इसका फीस जो है 1499 फीस है। लेकिन यह जो कोर्स है यह बीपीएससी पीजीटी के लिए है, तो बीपीएससी पीजीटी वाले जितने भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग एड हो सकते हैं। 1499 का कंप्लीट कोर्स है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट मटेरियल्स आपको मिलेगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा पीपीटी नोट्स मिलेगा। 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। यूरोप में 3 वर्ग। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर है कि यूरोप में 3 वर्ग, 3 आर्डर से संबंधित यह आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है 3 आर्डर, मतलब 3 वर्ग। ठीक है। विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 की, उससे संबंधित यह आपकी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज संख्या 15 आप लोग की स्क्रीन पर है। टेस्ट सीरीज संख्या 15 आज से प्रारंभ हो रहा है आप लोग का। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे देखिएगा। उसमें क्लास 11th और 12 की सारी टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी आप लोगों की। तो जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, भाई कभी आप टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में भी तो जाया करिए। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बनाया हुआ है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज संख्या 15। प्रश्न है, प्रश्न आप देखिए, सर्वहाराकरण का क्या अर्थ है? सर्वहाराकरण का क्या अर्थ है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। सर्वहाराकरण का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। स्त्री के स्तर से, देखिए सर्वहाराकरण, सर्वहाराकरण का क्या मतलब है? देखिए जो सर्वहाराकरण का मतलब होता है सर्वहारा वर्ग, मतलब गरीब वर्ग से मतलब है, मजदूर वर्ग से मतलब है, यह जान लीजिए। सर्वहारा का मतलब क्या होगा? मजदूर वर्ग से मतलब है। तो सर्वहाराकरण मतलब मजदूरीकरण, मतलब कि एक नीचे के तबके के लोगों का ज्यादा ज्यादा जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ है। तो सर्वहाराकरण का क्या अर्थ है? देखिए पहला ऑप्शन है स्त्री के स्तर से मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको लग रहा है स्त्री के स्तर से मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। फिर देखिए गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, ये आपका सही है, ये आपका सही, ये गलत था। गरीब होते होते, सर्वहाराकरण मतलब धीरे 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 गरीबी के स्तर पे पहुंचते पहुंचते आप मजदूर बन जा रहे हैं। तो गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, यह आपका सर्वहाराकरण है। इसका मतलब सामान्य अर्थ यही होगा। 3 लिख लीजिएगा, कुलीन के स्तर से मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी सही नहीं है। कौन सही है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, इसका मतलब सर्वहाराकरण का यही आपका सामान्य अर्थ है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा मित्र। सर्वहाराकरण का अर्थ क्या है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। देखिए हमने अपनी सीरीज में हमने कहा है कि हम आपको 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएंगे, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यह देखिए कितना ही बढ़िया टेस्ट सीरीज आप लोगों की होगी परीक्षा होने तक। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जूनियर के लिए रगड़ मारिए। केवल 1499 का कोर्स है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। पीपीटी नोट्स भी आपको अलग से मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिलेगा। व्याख्या देख लीजिएगा। सर्वहाराकरण का क्या अर्थ है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। सर्वहाराकरण एक शब्द है जिसका उपयोग मार्क्सवादी सिद्धांत में उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। अरे कार्ल मार्क्स का ही नारा था ना कि दुनिया के जितने भी सर्वहारा वर्ग हैं वह एक हो जाएं, दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाएं। ठीक है। यह अन्य सामाजिक वर्गों जैसे किसान और मध्यम वर्ग से मजदूर वर्ग में परिवर्तन को संदर्भित करता है। मतलब मजदूर वर्ग में परिवर्तन, देखिए किसान से धीरे 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 मजदूर वर्ग बन जाना, मध्यम वर्ग से सीधे सीधे मजदूर वर्ग बन जाना, इसका मतलब होता है सर्वहाराकरण का मतलब यही होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, जवाब दीजिए, सोचिए इसके बारे में क्या हो सकता है सही। और इसी तरह के प्रश्न आपको यूपीएससी, पीजीटी और टीजीटी में आएंगे और आप बोर हो जाएंगे अगर आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं है तो। इतना बढ़िया बेहतरीन मटेरियल हमारे द्वारा दिया जा रहा है, टीजीटी का, पीजीटी का, जूनियर का। मैं एक एक चैप्टर को कई तरह से कंप्लीट करा रहा हूँ, उसी चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को दे रहा हूँ। आप देखिए, हाँ
आज मैं अपने पेड वाले ग्रुप में, अगर पेड वाले मेंबर जितने भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, आज पेड वाले ग्रुप में मैं क्लास 11th का कम से कम 8 से 9 चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स आप डाल दूंगा। आज हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को डाल दूंगा। बहुत से लोग प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, प्रिंट आउट करा लीजिएगा। हैंड रिटेन नोट्स क्लास 11th का 8 से 9 चैप्टर का बना हुआ है, मैं आज डालने वाला हूं। देखिए 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से राज्य द्वारा वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का क्या मतलब है। मतलब फ्रांस के किसानों से राज्य द्वारा वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का क्या नाम था। जो राज्य द्वारा वसूला गया कर था उसका क्या नाम था। डिक्शिमे, टाइल, डिक्टिमे या उपरोक्त सभी। तो देखिए राज्य द्वारा वसूल किया जाने वाला जो कर था वह था टाइल। टाइल, ठीक है, इसे टैली बोलते हैं, टैले बोलते हैं, ठीक है। तो टाइल यहाँ लिखा हुआ है, टाइल समझिए, ठीक है। तो यह राज्य द्वारा वसूला जाने वाला जो कर था उसका नाम था टाइल। विकल्प 2 जो है आपका सही है। देखिए टाइल जो था फ्रांस के राज्य करों में सबसे पुराना कर था, ठीक है, और यह राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर था। 15वीं सदी में 100 साल के युद्ध की लागत को पूरा करने के लिए टाइल पहली बार लगाया गया था। बताइए टाइल लगाया क्यों गया था। ये टाइल नामक टैक्स कौन लगाता था। टाइल नामक टैक्स लगाता था राजा। किस पर लगाता था। सामान्य जनता पर लगाता था, तीसरे वर्ग में लगाता था। तीसरे वर्ग में कौन थे। तीसरे वर्ग में कृषक लोग थे, व्यापारी वर्ग थे, यही लोग थे तीसरे वर्ग में। पुजारी और विजात तो वैसे भी टैक्स नहीं देता था। तो देखिए 15वीं सदी में टाइल कर लगाया गया था। और क्यों राजा ने लगाया था टाइल कर। 100 साल की युद्धों की लागत को पूरा करने के लिए टाइल कर लगाया गया था, ठीक है। यह सैन्य सेवा के लिए भुगतान के रूप में अभिप्रेत था। टाइल की गणना स्वामित्व वाली संपत्ति और प्राप्त आय के मूल्यों के अनुसार गठित की गई थी, ठीक है। मतलब जिसकी जैसी संपत्ति होती थी वैसे हिसाब से वह टैक्स देता था। फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारण। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह क्यों हुई थी भाई। पहला प्रश्न तो यही जान लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति का जो समय अवधि का था क्या था। 1788 1789 1788 89, ठीक है। फ्रांस में सामाजिक एवं राजनैतिक उथल पुथल की अवधि थी, जिसके परिणाम स्वरूप राजशाही को उखाड़ फेंका गया और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया से हो सके। मध्यकाल में सामंत को उसका लाड़ जो जमीन देता था वह कहलाता था। बताइए सामंत को उसका लाड़ जो जमीन देता था उसे क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसे सामंत, जागीर, रियासत या ये और भी दोनों। तो उसे कहते थे जागीर। उसे कहते थे जागीर कहा जाता था। जागीर कहा जाता था। लाड़ की जो जमीन होती थी उसे जागीर कहते थे। सामंत को उसका लाड़ मतलब राजा जो जमीन देता था उसे जागीर कहा जाता था। विकल्प 2 जो है अब आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। मध्यकाल में किसी सामंत को उसके स्वामी द्वारा दी गई भूमि जागीर कहलाती थी, ठीक है। अब सामंत के द्वारा देखिए राजा हमने कई बार समझा दिया है। राजा का चापलूस कौन था। सामंत थे। सामंत का चापलूस कौन था। नाइट थे, ठीक है। तो राजा देखिए सामंत के पास जो जमीन थी उसे क्या कहा जाता था। मेनर कहा जाता था। मेनर मतलब जागीर थी, जागीर, ठीक है। मतलब भूमि। सामंत के पास जो भूमि थी मेनर कहलाती थी, मतलब जागीर थी। अब सामंत का भी एक चापलूस था नाइट जो घुड़सवार होता था। तो सामंत भी एक छोटी सी जागीर नाइट को दिया हुआ था इस चापलूस को। तो उसका नाम क्या था। फीफ था। फीफ, ठीक है। अपने हैंड रिटेन नोट्स में अपने पीपीटी नोट्स में इसी चीज को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश डाला हूँ इन सब चीजों में, तो ध्यान रखिएगा। जागीर सैन्य सेवा के बदले में एक जागीरदार को भूमि का अनुदान था। जागीरदार को सामंत के रूप में जाना जाता था। जागीर को जागीरदार के उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में प्राप्त किया जा सकता था, ठीक है। अब जागीरदार की जो संपत्ति थी उसके उत्तराधिकारियों को मिलती थी, लेकिन यदि जागीरदार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा तो उसे स्वामी द्वारा रद्द भी किया जा सकता था। मतलब राजा उस जागीर को ले भी सकता था। जागीरें सामंती व्यवस्था का आधार थी जो मध्य युग के दौरान यूरोप में सामाजिक और राजनैतिक आर्थिक व्यवस्था थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्यकालीन युग में यूरोप में मौजूद 3 वर्गों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वह 3 वर्ग कौन थे। 3 वर्ग में कौन कौन थे। पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग, यही आपके 3 वर्ग थे, ठीक है। तो 3 वर्गों के बारे में अच्छे से समझना है। तो देखिए बड़े जमींदार या कुलीन जो थे किसानों के दास थे। क्या किसानों के दास रहेंगे। किसानों की दास थोड़ी रहेंगे। बड़े जमींदार या कुलीन किसानों के दास थे।
बिल्कुल सही नहीं है। किसान जो थे वह राजा के दास थे। भाई किसान जो थे वह सामंतों के अधीन थे, सामंत जो थे राजा के अधीन थे। किसानों का राजा से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। तो ये भी आपका सही नहीं है। तो यही कह रहा है सही विकल्प का चयन करिए। न तो ए सही है न तो बी सही है, ए और बी दोनों अशक्त हैं। मतलब विकल्प 3 जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास करते थे, जो फ्रांसीसी पादरी वर्ग था वह इस अवधारणा में विश्वास करता था कि लोग उनके कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से एक के सदस्य हैं। ठीक है, समाज के 3 वर्ग मोटे तौर पर पादरी, कुलीन और किसान में विभक्त थे। पादरियों ने स्वयं को पहले वर्ग में और कुलीनों को दूसरे वर्ग में रखा। पादरियों ने ये सामाजिक व्यवस्था बनाया तो भैया पहला स्थान तो अपना लिए रखेंगे, ठीक है, और दूसरे स्थान पर कुलीनों को बैठा दिया। ठीक है, वास्तव में कुलीनता की सामाजिक प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने भूमि को नियंत्रित किया। यह नियंत्रण व्यवस्था बैसलेस नामक प्रथा का परिणाम था। देखिए, अगर मैं समझा रहा हूँ, केवल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे हमारे वहाँ वैदिक काल में क्या होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह आपका क्या था, इसे क्या बोलेंगे, वर्ण व्यवस्था। तो वैसे ही जो यूरोप में जो सामंती व्यवस्था थी, जिसमें पुरोहित वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग, ये 3 भागों में बटा हुआ था, इस व्यवस्था को बैचलेस व्यवस्था कहते हैं। मतलब यूरोप में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया थी उसे बैचलेस कहते हैं। ये देखिए, यह नियंत्रण बैचलेस नामक प्रथा का परिणाम था। बैचलेस प्रथा कहलाती है ये। ठीक है, जिसमें समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्ययुगीन सदियों के दौरान चर्च द्वारा किसानों पर लगाया गया कर क्या था। हम लोगों ने यह तो देख लिया कि राज्य द्वारा लगाया गया कर टाइल था। अब चर्च द्वारा लगाया गया कर क्या था। चर्च द्वारा जो कर लगाया जाता था उसे क्या कहते थे। फीफ कहते थे, आसामी कहते थे, बेनिफिस कहते थे, या टाइट कहते थे। टाइट, टाइट मतलब टीथ, टाइट भी कहा जाता है, टीथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, चर्च द्वारा किसानों पर लगाया गया जो कर था उसे टाइट है, जो उनकी आय का कितना होता था, 1/10 होता था। यह कर जो है सीधे चर्च लगाता था, पादरी लगाता था। विकल्प 4 जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। टाइट किसानों पर लगाया जाने वाला एक कर है जो मुख्य रूप से चर्च को देय उपज के 1/10 हिस्से के बराबर है। अब देखिए, यह चीजें तो ध्यान में रखनी होगी ना आप लोगों को। अब आ जाएगा कि टीथ कितना प्रतिशत था, 10% था, या भिन्न में आ जाता आएगा तो 1/10 था। कौन लगाता था कर टीथ नामक कर, टीथ यानी टाइथ जो भी हो। ठीक है, इसको जैसे अब बोला जाएगा तो टीथ भी बोला जाता है, लिखा जाता है, और इसमें टाइथ भी लिख दिया जाता है। प्रारंभिक चरण में यह भगवान द्वारा साझा किया गया था। इसे धार्मिक कर भी कहते थे। मतलब पादरी जब लगाते थे यही कहते थे ये भगवान द्वारा लगाया गया कर है। ठीक है, यह एक भूस्वामी के रूप में चर्च द्वारा प्राप्त बकाया राशि के अतिरिक्त भुगतान किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अभी तक तो मैं जो टेस्ट सीरीज करा रहा था यह आपका फुल एक्सप्लेनेशन वाला टेस्ट सीरीज है। अब जो टेस्ट सीरीज मैं करा रहा हूं यह शॉर्ट टेस्ट में है। कुल मिलाकर 3 वर्ग से संबंधित चैप्टर, 3 ऑर्डर से संबंधित चैप्टर को मैंने 3 टेस्ट सीरीज में कंप्लीट कराया है। 3 टेस्ट सीरीज में कंप्लीट कराया है। आइए शुरुआत करते हैं। शॉर्ट टेस्ट अब देख लेते हैं। अब इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, सीधे प्रश्न, 4 विकल्प और उत्तर। ठीक है, लार्ड का कार्य क्या होता था। लार्ड का जो कार्य होता था क्या होता था, गांवों पर नियंत्रण करना, शिकार करते थे, कई गांवों के मालिक होते थे, उपरोक्त सभी। इसका मैं चेंज कर देता हूं कलर। ठीक है, तो लार्ड का काम क्या होता है, गांवों पर नियंत्रण भी करते थे, शिकार भी करते थे, और कई गांवों के मालिक भी थे। मतलब उपरोक्त सभी जो है वह आपका सही है। ये सब जिम्मेदारी लार्ड की होती थी। लार्ड मतलब सामंत। प्रश्न 42 देखिएगा। 2 प्रसिद्ध मठ थे। देखिए, प्रश्न संख्या 42 देखिएगा। 2 प्रसिद्ध मठ थे। मैंने जब मैं पीपीटी करा रहा था, लेक्चर्स वीडियो करा रहा था, उसमें बताया हूं कि 2 प्रसिद्ध मठ यूरोप में फेमस थे। वह कौन से मठ थे। एक मैक्समिलन एंड पेरिस मठ, विकल्प बी है सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी मठ। फिर आपका सी देखिए, क्लूनी एवं फॉर्डिलैंड मठ। तो कौन 2 प्रसिद्ध मठ थे, तो यह थे सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी मठ। यह सेंट बेनेडिक्ट जो था यह कहाँ था, इटली में था। और यह आपका क्लूनी मठ जो था फ्रांस में था, फ्रांस के नारमंडी में था। ठीक है, तो यह 2 प्रसिद्ध मठ थे, सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी मठ। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा। प्रश्न संख्या 43,
वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में किस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी? पादरी वर्ग की, कृषक वर्ग की, अभिजात वर्ग की, तीनों वर्ग की। ठीक है, तो सामाजिक प्रक्रिया में किसकी भूमिका थी सबसे ज्यादा? तो यह आपका अभिजात वर्ग की भूमिका सबसे ज्यादा थी। अभिजात वर्ग की भूमिका सबसे ज्यादा थी सामाजिक प्रक्रिया में। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, बड़ी जागीरी में कितने परिवार हो सकते थे? जो बड़ी जागीरें थी उसमें कितने परिवार हो सकते थे? विकल्प ए है 50 या 60 परिवार, 60 या 65 परिवार, 40 या 50 परिवार। तो कितने परिवार हो सकते थे बड़ी जागीरों में? तो बड़ी जागीरों में होते थे 50 या 60 परिवार। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 45, गाल किस साम्राज्य का प्रांत था? रोमन साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य का, रूसी साम्राज्य का, ईरानी साम्राज्य का? गाल जो किस साम्राज्य का प्रांत था? रोमन साम्राज्य का। हमने जब मैं रोमन इंपायर आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि रोमन साम्राज्य की उत्तरी तरफ गाल जनजातियां रहती थी। तो यह क्या था? यह रोमन साम्राज्य का प्रांत था गाल। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 46, लुई 14वां फ्रांस का शासक कब बना था? लुई 14वां फ्रांस का शासक कब बना? 1673, 1671, 1670, 1629। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें यह देखिए लुई 16वां जो फ्रांस का शासक बना था 1643 में बना था, लेकिन 1643 आपका ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 1638 में लुई 14वां का जन्म हुआ था। ठीक है, और 1643 में यह शासक बनता है। ऑप्शन में नहीं है ये, तो अच्छे से देख लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 47, नाइट ने लॉर्ड को क्या क्या वचन दिए? नाइट जो लॉर्ड का चापलूस था, लॉर्ड के अधीन था, उसने क्या क्या वचन दिए थे? युद्ध में लड़ने का वचनबद्ध था नाइट। ठीक है, सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने का वचनबद्ध था, पुतलों से रण कौशल एवं बचाव करने का वचनबद्ध था। मतलब उपरोक्त सभी। विकल्प डी, विकल्प डी, यहाँ सी लिखा है, डी विकल्प डी। ठीक है, ये सभी वचन नाइट ने लॉर्ड को दिए थे। और नाइट को जो भूमि मिली थी, जागीर मिली थी लॉर्ड के द्वारा, उसे क्या कहा गया है? फीफ कहा गया है। जबकि और लॉर्ड के पास जो जागीर थी उसे क्या कहा जाता है? मेनर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कौन थे? नाइट, पोप, लुई और लॉर्ड। तो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष जो है वह पोप था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, 49, मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? थोड़ा सा मैं प्रिंट करने के लिए देता हूँ ना, उल्टा सीधा प्रिंट कर देते हैं लोग, तो उसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोनेस्ट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो मोनोस शब्द से बना है। मोनोस, विकल्प भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मोनोस है, ये समझिए मोनोस है। मोनेस्ट्री शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? मोनोस शब्द से बना है। प्रश्न संख्या 50 देखिएगा, ईसाई धर्म का मार्गदर्शन कौन करते थे? पोप, बिशप, पादरी, भिक्षु, उपरोक्त सभी। तो ईसाई धर्म का मार्गदर्शन करने वाले जो थे वो सभी लोग थे, ये सभी लोग थे, उपरोक्त सभी। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, सामंतवाद का विकास कब और कहाँ हुआ था? यूरोप में 11वीं सदी में, इंग्लैंड में 11वीं सदी में, फ्रांस में 12वीं सदी में। तो ये आपका सामंतवाद का जो विकास हुआ था यूरोप में हुआ था 11वीं सदी में, 11वीं सदी में हुआ था। ठीक है, नहीं नहीं, सामंतवाद का विकास हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। हाँ, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में 11वीं सदी में, इंग्लैंड में 11वीं सदी में। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, 11वीं सदी में हुआ था इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 52 देखिएगा, अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार क्या थे? अभी अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण का अधिकार, बिल्कुल। सैन्य क्षमता व न्यायालय का अधिकार, बिल्कुल। मुद्रा का प्रचलन करने का भी अधिकार था। ये सभी अधिकार जो थे अभिजात वर्ग को मिले हुए थे। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा, ब्यूबोनिक प्लेग की घटना कब घटी हुई थी? ब्यूबोनिक प्लेग यूरोप में फैला हुआ था क्योंकि जलपोतों में चूहे आ गए थे। जलपोतों में माल के स्थान पर, माल की जगह पर जो माल की आवाजाही होती थी उसमें चूहे भी आ गए थे। ठीक है, और चूहे की वजह से प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी और लाखों लोग यूरोप में मरे थे। तो यह घटना कब घटी हुई थी? 1347 से 50, 1348 से 50, 1346 से 50, 1315 से 17। तो यह 1347 से 50, 1347 से 50 के बीच में यह ब्यूबोनिक प्लेग वाली घटना घटी थी। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 54 देखिएगा, 1492 में कोलंबस द्वारा की गई खोज थी। 1492 में कोलंबस ने कहाँ क्या खोजा था? जर्मनी, वेस्ट इंडीज, दक्षिणी अफ्रीका, ब्रिटेन।
तो 1492 में कोलंबस द्वारा जो खोज किया गया था वह उत्तरी अमेरिका का किया जाता। उत्तरी अमेरिका में वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज की खोज की गई थी, वेस्ट इंडीज की खोज उसने पहले किया था। जबकि दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने किया था? दक्षिणी अमेरिका की खोज करने वाला कौन था? एंडरसन था, एंडरसन। और उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। ये उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, वेस्ट इंडीज। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा, इग्रहमी 1100 के पश्चात फ्रांस में किसका निर्माण हुआ? तो सन 1100 के पश्चात फ्रांस में किसका निर्माण हुआ? कैथोल का, कैथेड्रल का, कफील का, कैथुडुलो का। यह कैथेड्रल, कैथेड्रल जो था चर्च था, तो कैथेड्रल चर्च का निर्माण हुआ था सन 1100 के पश्चात। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा, कृषि विस्तार के साथ साथ हुए विस्तार हैं, मतलब कृषि विस्तार के साथ साथ कौन कौन सा विस्तार हुआ था यूरोप में? तो इसे देख लेते हैं। तो जनसंख्या विस्तार हुआ था, व्यापार विस्तार भी हुआ था, नगरों का विस्तार भी हुआ था, मतलब उपरोक्त सभी। विकल्प डी। मतलब कृषि विस्तार के साथ साथ ये सारे विस्तार हुए थे, जनसंख्या विस्तार, व्यापार विस्तार और नगर विस्तार। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग।